नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे हम हमारे रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं खराब मार्केट के टाइम में। तो देखो, आज का जो वीडियो है ना, ये बेसिकली 3 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। तो पहला होगा हमारा इक्विटी पार्ट, जो हमारा मेजर कोर रहेगा, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है हमेशा ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए। सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा बॉन्ड का पार्ट, जो एक तरीके से हमारे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस देता है और जब मार्केट खराब होता है वो टाइम पे हम लोगों को थोड़ी सिक्योरिटी देता है। और थर्ड पार्ट रहेगा ये दोनों का मिक्सचर, कि आप ये दोनों को मिक्स करके कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो और ड्यूरिंग अनसर्टन टाइम आप कैसे थोड़ी बहुत अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लेके आ सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। देखो, मार्केट ऊपर नीचे जनरली होता रहता है और ये मार्केट का एक नेचर है और वो कैसे है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग हर टाइम पे, मतलब जब मार्केट ऊपर रहता है तब भी हम लोग 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं, मार्केट साइडवेज रहता है तब भी 100% रहते हैं, और जब मार्केट एक करेक्शन मोड में होता है तब भी हम जनरली 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहते हैं। अब देखो, ये मैं किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर या जो फंडामेंटल्स को फॉलो करता है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो प्राइस एक्शन को देख के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजंस लेता है, ये वीडियो उसके लिए है। तो देखो, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एसेट एलोकेशन का जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो लास्ट में समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, आप लोगों को एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा के ये मैं जो बात कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी की, वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात हमेशा याद रखना, वॉलेटिलिटी हमारी दुश्मन नहीं है। हमारा जो मेन दुश्मन है वो होता है हमारा एलोकेशन, और बहुत सारे लोग वहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक मेथड बता के इसका एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा सकूं, अगर आपको अच्छा लगे तो देखो, ये अभी आप लोग चार्ट देख रहे हो निफ्टी का। मैं एक बार इसका मंथली चार्ट कर देता हूं। और यहाँ पे आप निफ्टी के मंथली चार्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व करना, मार्केट है ना, हमेशा टाइम करेक्शन करता है और फिर एक रैली करता है, फिर वापस थोड़ा प्राइस करेक्शन करेगा, टाइम करेक्शन करेगा और फिर एक रैली करेगा, और अगेन वही फेज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन, ये रैली, ये मार्केट का नेचर है, ये कभी भी मार्केट बदलने वाला नहीं है। तो अभी देखो, आप जस्ट इमेजिन करो कि अभी रिसेंटली मार्केट, अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल लेता हूँ और एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट कर देता हूँ। रिसेंटली मार्केट ने सितंबर 2024 में हाई मारा, उसके बाद मार्केट इतना नीचे आ गया ऑलमोस्ट 17%, और उसके बाद वापस से मार्केट ऊपर गया। बट जनरली क्या होता है ना, जो भी टेक्निकल बेसिस को या प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, ऐसे फॉल वाले टाइम पे क्या होता है, हमारे मेजर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और हमारा पोर्टफोलियो जनरली ऐसे टाइम पे नेगेटिव चले जाता है। और जब मार्केट वापस से रैली करता है और समझो आपने सारी चीज़ें बराबर से कर दी है, तो क्या होता है जनरली, आप एक हिसाब से नेट टू नेट आप बोलते हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में आ जाते हो। बट अभी ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले जोन में आते हैं ना, वो बहुत कम ट्रेडर होते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वापस मार्केट अपने प्रीवियस हाई पे आने के बाद अभी भी लॉस में ही होते हैं, बिकॉज उन्होंने जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट किए थे बड़े बड़े, वो स्टॉप लॉसेस अभी तक कवर भी नहीं हुए हैं। तो अगर आप नेट टू नेट नो लॉस नो प्रॉफिट या माइनर प्रॉफिट में हो तो दैट्स ओके। बट समझो अगर आप अभी भी मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी अभी लॉस में हो, तो देन इट्स अ बिग इशू। ये फिर आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि आप क्या मिस कर रहे हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे फॉल वाले टाइम पे भी 100% इक्विटी में रहते हैं, ऐसे अपसाइड वाले फेज में भी, वैसे ही अपसाइड तो नहीं माना जा सकता, साइडवेज जोन में ही है, ऐसे जोन में भी हम लोग 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हम लोगों को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब मार्केट साइडवेज हो या जब मार्केट करेक्शन मोड में हो, तब हमारा जो रिस्क है वो मार्केट से हटकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए देखो, हम लोगों को हमेशा
प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करना पड़ेगा और उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम हमारे वीडियो के सेकेंड पार्ट में जाते हैं, जो है बॉन्ड्स की इंपॉर्टेंस। अब देखो, वाई इक्विटी 100% इज अ प्रॉब्लम। जनरली मार्केट में है ना, तीन फेज होते हैं। एक होता है ट्रेंडिंग फेज, एक होता है साइडवेज और एक होता है बेयर मार्केट वाला फेज। अब जनरली ये फेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साइड से होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम ये तीनों फेज में 100% इक्विटी हर बार इन्वेस्टेड रहते हैं। अब इससे क्या होता है, जनरली हमारा जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और जब मार्केट डाउन साइड में जाता है और हम 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो ड्रॉ डाउन भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न कमाने को हम नहीं बोल सकते। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वो भी माना जा सकता है जो आप अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करते हो इन बैड टाइम। देखो, जब इक्विटी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम हमारे पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस करें, और पोर्टफोलियो को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है बॉन्ड्स का। अब बॉन्ड्स बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को क्या दे सकते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं जब मार्केट खराब होता है, वो आपको एक फिक्स इनकम दे सकते हैं, और जब मार्केट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगा, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत पैसा अपने बॉन्ड इन्वेस्टिंग में भी सेव किया है। और काफ़ी केस में आप लोगों को एफडी से भी बेटर रिटर्न बॉन्ड्स में मिल जाते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं जहां पे आप अपना पैसा गवर्नमेंट को या कॉरपोरेट को लेंड करते हो और उसके बदले आप लोगों को एक फिक्स रिटर्न मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि भाई अच्छे बॉन्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे जहाँ पे हम ट्रस्ट भी कर सके और बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी भी हो। तो देखो, उसके लिए मैं पर्सनली विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ। और पहले क्या होता था ना, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत मुश्किल हो जाता था। ज़्यादातर सुपर एचएनआई और इंस्टीट्यूशनल वाले लोग ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। बट जैसे जैसे रेगुलेशंस अच्छे हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए, उसके वजह से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप छोटे से पैसे से भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और विंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो रिटेल इन्वेस्टर को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक इजी और ट्रांसपेरेंट वे देता है। विंट वेल्थ पे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिलते हैं जहां पे आप उसको इजीली बाय और सेल कर सकते हो। और अगर समझो कोई इन्वेस्टर को अपनी मैच्योरिटी डेट के पहले ही वो बॉन्ड को सेल करना है ना, तो उस टाइम पे जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट होगा उस बेसिस पे वो अपना उसका जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है और कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, यहाँ पे पेपर वर्क नहीं होता है और सब कुछ क्लियरली प्लेटफॉर्म पे ही हो जाता है। और मुझे विंट वेल्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट ये लगता है कि जितने भी बॉन्ड वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं ना, उसको वो प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री देखते हैं, उनके सारे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद ही किसी भी बॉन्ड को वो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो भी बॉन्ड वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो अपने कैपिटल का 2% इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिससे आप लोगों को ये समझ में आता है कि उनका भी स्किन इन द गेम है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विंट वेल्थ यहाँ पे अपने हर एक बॉन्ड के साथ एक डिटेल इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर भी देता है, जिससे क्या होता है ना, एक इन्वेस्टर को क्लियरिटी भी मिलती है और वो अपना इन्फॉर्म डिसीजन भी यहाँ पे ले सकता है। चलो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन करके दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो मैंने चीजें बोली है वो एक्चुअली क्या है। तो देखो, आप ये विंट वेल्थ का प्लेटफॉर्म देख रहे हो और यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आपको शॉर्ट टर्म वाले टेन्योर वाला बॉन्ड लेना है, कोई आपको ब्रांड वाले लेना है, हाई रेटेड लेना है, मंथली इंटरेस्ट वाला लेना है, या जो भी है। मैं यहाँ पे शॉर्ट टेन्योर वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी लाइव 36 बॉन्ड्स आपको दिखेंगे। और मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये अर्गो वाला कैपिटल वाला है, ये मुथूट मिनी का हम लोग खोल के देखेंगे। अब इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि इसका जो रिटर्न है वो 11% का है YTM का, और ये इसका मेच्योरिटी 12 मंथ में होने वाला है, ऐसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1000 का है। बॉन्ड कैटेगरी जो है वो ए है। अब देखो, आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये बॉन्ड कैटेगरी क्या होता है और बॉन्ड कैटेगरी आपके रिटर्न को कैसे मैटर करता है।
तो अगर वो ट्रिपल ए कैटेगरी वाला होगा तो ये रेंज होगी, अगर वो डबल ए कैटेगरी वाला होगा तो ये रेंज होगी। अब जनरली ए कैटेगरी में 9.5 से 11.5% तक का रिटर्न रहता है। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे ये भी देख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको किस डेट पे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आप लोगों के पास बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी ये बॉन्ड में एक यूनिट खरीदना है तो इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप उसको 2 कर दोगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट आपका इतना लगने वाला है। अगर आप उसको 3 कर दोगे तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा, और आप जस्ट यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करोगे और इजीली आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप नीचे जाते हो ना तो आप लोगों को यहाँ पे बॉन्ड का अदर डिटेल भी मिलेगा, जिसमें आपको कंपनी का पूरा ओवरव्यू मिलने वाला है। और यहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हो। जो रेटिंग के बारे में मैंने बोला वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये बॉन्ड के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, क्रेडिट रेटिंग का डॉक्यूमेंट हो गया, या उसका एनुअल रिपोर्ट हो गया, या उसके फाइनेंशियल्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। सब कुछ ओपन और ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर भी बॉन्ड्स में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिना किसी कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंटली। तो अगर आप लोगों को भी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में विंट वेल्थ की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को एक बॉन्ड बताया ना वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। तो देखो बहुत सिंपल है, मार्केट में हमेशा एग्रेसिव रहना ही एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों को डिफेंसिव भी रहना पड़ेगा, और यही चीज़ मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझाई कि आप डिफेंसिव कैसे हो सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी और बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस कर सकते हो वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को अगेन निफ्टी के चार्ट में लेके जाता हूँ, और हम लोग यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन डाल देते हैं जो कंडीशन डालने के बाद मार्केट खुद हमें बताएगा कि हमें हमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज़्यादा, या अभी हमें बॉन्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम लोग अगर मंथली टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ ना, 20 सिंपल मूविंग एवरेज को यूज़ करने वाला हूँ। और जनरली अभी आप मुझे बोलोगे कि सर 20 सिंपल मूविंग एवरेज आप क्यों यूज़ कर रहे हो, आप 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल के बता देता हूँ। अब देखो ये वाला जो है इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, और थोड़ी हम लोग इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, और इसको भी 20 कर देते हैं। तो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ब्लू वाली जो लाइन है वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, और रेड वाली जो लाइन है वो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी आप मुझे बताओ कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज में और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या बड़ा डिफरेंस है। हाँ वैसे कैलकुलेशन में इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट ऐसे अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अगर ये मेथड को जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करोगे, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम में फॉलो करोगे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है हमारे डिसीजन लेने में। बहुत ज़्यादा इसमें मंथली टाइम फ्रेम में ये एक्यूरेटली काम नहीं करता है, और आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मंथली में कोई फॉलो करने का सेंस नहीं बनता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में फॉलो करोगे तो यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका जो सूटेबल टाइम फ्रेम है वो है वीकली। और ये क्या स्ट्रैटेजी है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी हम लोगों को क्या करना है ना, जब भी इक्विटी, मतलब मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, आप लोगों को निफ्टी के चार्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी निफ्टी 50 का चार्ट हमारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, जैसे यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, वैसे हम लोगों को हमारा जो अलोकेशन है वो इक्विटी से घटा के हम लोगों को थोड़ा बहुत बॉन्ड्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये कैंडल ने जो रीसेंट कैंडल है समझो यहाँ पे, उसने जैसे 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया, तो क्या अभी हमें हमारा पोर्टफोलियो एलोकेशन सीधा चेंज कर देना चाहिए? तो नहीं, आपको क्या करना चाहिए, जो जो कैंडल ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, हम लोगों को उसके नेक्स्ट कैंडल पे डिसीजन लेना है जब वो कैंडल अपना लो ब्रेक करता है, जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन कैंडल था। तो देखो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैंडल ने 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, और उसके बाद
ये सेकेंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल में इसका लो ब्रेक हुआ, तब जाके हमें हमारा अलोकेशन चेंज करना है। और उसी तरीके से जब समझो अभी ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोज नहीं दिया था, पर इसने यहाँ पे क्लोज दिया, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखो यहाँ पे भी ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया था, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था, राइट। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब ये कैंडल अगेन यहाँ पे क्लोज हुआ और इसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो अगेन आपको यहाँ पे आपकी इक्विटी का जो प्रपोर्शन है पोर्टफोलियो में, उसको बढ़ा देना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ पे इसने लो ब्रेक किया था, वहाँ पे हमें हमारा इक्विटी का अलोकेशन घटा देना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हो, उसका मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो हम यहाँ पे डालते हैं इक्विटी, और यहाँ पे लिखते हैं कि हम हमारे इक्विटी में 40% से लेके टू 80% तक हम अलोकेट करेंगे। जब भी मार्केट ऊपर नीचे होगा तो हम 40% तक नीचे जाएंगे और 80% तक ऊपर जाएंगे। ये डिपेंड करता है आप लोगों को कैसे करना है। आप लोगों का ये जो 40% है, मे बी किसी का लोअर साइड 60% भी हो सकता है, अपर साइड 80% है, तो किसी का अपर साइड 90% भी हो जाता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। बॉन्ड्स में हम लोग रखेंगे 10% लोअर साइज में और 10% टू 20%। तो ये हो गया बॉन्ड्स के लिए अलोकेशन। और मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो 5% टू 10% आप हमेशा थोड़े बहुत कैश अपने पास अवेलेबल रखो। अब इससे क्या होगा, आप इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट जस्ट इमेजिन जब मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है ना, तब अगर आपके पास 5 to 10% कैश अवेलेबल होता है, तो वो क्रैश का आप फायदा उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप सीधा निफ्टी 20 ही ले सकते हो, अगर आपको कोई स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है तो वो टाइम पे, तो वो जनरली आप लोगों को हमेशा काम आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। समझो आप ये जो निफ्टी का बुल रन चल रहा था 2023 से लेके 2024 तक, समझो हम ऐसा सोचते हैं कि आप ऑलरेडी इक्विटी में अच्छे खासे 80% तक थे। अब जनरली सितंबर में जब मार्केट ने हाई बनाया था यहाँ पे, तो सच में किसी को भी नहीं पता होता है कि यहाँ पे मार्केट हाई पे ही रहने वाला है या मार्केट अभी यहाँ से गिरने वाला है। समझो 3 हफ्ते बाद जब मार्केट नीचे गिर गया, हमारे 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया, और समझो अभी भी हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि समझो इसके पहले हम लोग 80% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट थे। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि भाई जब अपना कंफर्मेशन आ जाता है यहाँ पे, तो आपको ये आपकी एलोकेशन 80% से घटा के 60% करनी है इक्विटी में, और बाकी का जो आपका पैसा है वो आप बॉन्ड में शिफ्ट कर सकते हो। वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड में भी कर सकते हो, जो जनरली मैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। और जैसे मार्केट वापस से यहाँ पे हमारी कंडीशंस के हिसाब से मार्केट वापस से ऊपर आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो हमारा 60% का एलोकेशन था नीचे में, उसको वापस से बढ़ा के निफ्टी में आप 80% कर सकते हो, और बॉन्ड में जो हमारा एलोकेशन था वो निकाल के वापस से मार्केट में डाल सकते हो, इक्विटी मार्केट में। तो इस तरीके से आप आपके पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर मेथड वे में आप इसको अलोकेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और जब ऐसी बड़ी रैली आती है, तो जनरली ज़्यादा हाई चांसेस रहेगा कि आपका अलोकेशन इक्विटी में ज़्यादा रहेगा। और जब ऐसे फॉल आते हैं, तो वो फॉल से बचने के लिए वो टाइम पे आपका जो मैक्सिमम अलोकेशन है वो बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू इक्विटी। तो आपके पोर्टफोलियो में जो आपका रिस्क है वो भी कम रहेगा, आपका स्ट्रेस है वो भी कम रहेगा, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी ऑटोमेटिकली आप लोगों का इक्विटी में अलोकेशन बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा वो मेथड। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया है। अभी अगर आप लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं विन12 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक करके स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है कि हम हमारे पोर्टफोलियो को कैसे बैलेंस एक अलोकेशन दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीज़ें होती है, फंडामेंटल के बेसिस से भी आप अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन बढ़ा घटा सकते हो, बट मैंने कोशिश की कि आप लोगों को प्राइस एक्शन के बेसिस से बताऊं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। आप भी बताइए कि आपको ये मेथड में क्या अच्छा लगा। ये तो सिर्फ मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया है, आप किसी और इंडिकेटर को या किसी और चीज़ों को यूज़ करके भी अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन इक्विटी में बढ़ा या घटा सकते हो। और अगर आपने
ये वीडियो में कुछ अच्छा सीखा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer related documents carefully.